जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिडेवल हिस्ट्री के दोस्तों किसके मिडेवल हिस्ट्री के नोट्स हैं, यानी कि जो मध्यकालीन भारत के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही क्रिप्स नोट हैं दोस्तों। यहाँ से बाहर शायद ही आपका क्वेश्चन आपके RO एग्जाम्स में, इवन आपका जो यूपी PCS होने वाला है वहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। मैं दावा कर रहा हूँ, अगर आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस बार बार नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी एक्यूरेसी को ब्रेक कर देंगे। एक्यूरेसी ब्रेक होगी तो आप एग्ज़ाम में कुछ एक मार्क्स से रह जाएंगे। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को एफिशिएंट बनाओ, बेहतर बनाओ और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। तो हमने इस पर स्मार्ट वर्क किया हुआ है, आप बस इसको बार बार रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो। और एक और निवेदन है दोस्तों, जो हम इतना बता रहे हैं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो। और अपना फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का भी फ़ायदा कर दो, तो इसको शेयर भी कर दो दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत के आपके प्रीलिम्स नोट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RO प्रीलिम्स, उत्तराखंड PCS, UP PCS, व्हाटएवर आप जो भी दे रहे हो, इवन UPSC के लिए भी ये जो नोट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं, अब दिल्ली सल्तनत से पहले कौन कौन से आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे हुए। कौन कौन से हुए दिल्ली सल्तनत पर? 3 आक्रमण दोस्तों उससे पहले हुए थे। कौन कौन से? नंबर 1 आक्रमण हुआ था 710 AD में। 710 AD में दोस्तों, 710 या 11 के आसपास का आंकड़ा रहता है, ये कई बार कन्फ्यूजन कर देता है। अगर 710 है, 11 है, 12 आप जो भी हो, बड़े NCERT में 710 11 के आसपास दे रखा है। तो पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों। तो मोहम्मद बिन कासिम ही कम्स फ्रॉम द अरब दोस्तों। कहाँ से आया था? ये एक अरबियन था, एक अरब था, अरब का एक शासक था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया हुआ था और ही इज़ डिफीटेड राजा ऑफ कच्छ। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों राजा ऑफ कच्छ को हरा दिया। किसको? राजा ऑफ कच्छ को डिफीटेड दिया मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों। उसके बाद 1025 AD में आया दोस्तों मोहम्मद ऑफ गजनी। क्या नाम था? महमूद ऑफ गजनी। गजनी आया, और गजनी दोस्तों कहाँ से आया था? गजनी एक तुर्की शासक था दोस्तों। कहाँ से आया? ये टर्की से आया हुआ टर्किश शासक था महमूद गजनी दोस्तों। और महमूद गजनी डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ दोस्तों। तो महमूद गजनी ने क्या किया? सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों। महमूद गजनी ने 1025 AD में एंटर किया, और वो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात के सौराष्ट्र में। और उसको क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों। और महमूद गजनी के साथ कुछ एक राइटर, कुछ एक इंडोलॉजिस्ट, कुछ एक ऐसे लोग आए जो कवि टाइप के थे, जैसे कि अल-बरूनी दोस्तों। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया 11वीं सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में अल-बरूनी हैज कम्स इन 11th सेंचुरी फ्रॉम द महमूद गजनी इन द टर्किश एरियाज। किसके साथ? महमूद गजनी के साथ में। तो अल-बरूनी कम्स विद द महमूद गजनी फ्रॉम द टर्की दोस्तों। तो अल-बरूनी जो था वो फाउंडर था इंडोलॉजी का। उसने स्टडी की ब्राह्मण ग्रंथों की। उसके बाद उसने ट्रांसलेट किया यूक्लिड वर्क को, यानी कि महमूद गजनी के साथ आया हुआ अल-बरूनी ने यूक्लिड वर्क को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। क्वेश्चन आता है किसने? तो अल-बरूनी ने क्या किया? जो बीज गणित का काम था, बीज गणित को संस्कृत में, यूक्लिड वर्क को संस्कृत में ट्रांसलेट करने का काम अल-बरूनी ने किया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक आती है कई बार, तो ये बुक है किसकी? ये बुक है दोस्तों अल-बरूनी की दोस्तों। अल-बरूनी की बुक है। और तहकीक-ए-हिंद इज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस, लिटरेरी एंड द साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। उस समय का जो धार्मिक और उस समय का जो लिटरेरी वर्क था, उस समय का जो लिटरेरी वर्क था, और एक साइंटिफिक जो ट्रेडिशन था, वैज्ञानिक एक जो परंपरा थी, ट्रेडिशन था इंडिया की, उस समय की बात करती है तहकीक-ए-हिंद। वहीं एक और बुक लिखी इन्होंने, किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद भी अल-बरूनी की एक बुक है। और दोस्तों ये अरबिक लैंग्वेज में, ये जैसा लिखा हुआ है, ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है दोस्तों। और किताब-उल-हिंद इज टॉकिंग अबाउट सोशल लाइफ, वेट्स एंड मीजर्स, एंड ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक बिगिंस विद द क्वेश्चन। यानी कि किताब-उल-हिंद का प्रत्येक चैप्टर एक अपने ही क्वेश्चन के साथ शुरुआत होता है, और ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। और ही इज टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम ऑफ द सोशल लाइफ एंड वेट्स एंड मीजर, दैट इज कॉल्ड किताब-उल-हिंद दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं शाहनामा को किसने लिखा। शाहनामा को दोस्तों फिरदौसी रोट शाहनामा। फिरदौसी एक कवि थे, उन्होंने भी शाहनामा को लिखा था। किसने? फिरदौसी ने दोस्तों, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब 1173 AD में आ जाते हैं। 1173 AD में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी दोस्तों, जो अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान पर राज कर रहा था, इसने अफगानिस्तान को जीत लिया था। तो कौन? मोहम्मद गौरी दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी
अफगानिस्तान से आया हुआ था। ही केम थ्रू बोलन पास। और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद गौरी कई बार पूछा हुआ है किस पास के थ्रू इंडिया पहुंचा, बोलन पास, खैबर पास, नाथुला पास और वगैरह वगैरह। तो बोलन पास के थ्रू मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से इंडिया आया दोस्तों, नॉट खैबर पास। और 1191 में आकर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा दोस्तों। किसने? मोहम्मद गौरी ने पहला तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन कहाँ पर है दोस्तों? तराइन आपके प्रेजेंट इंडिया में है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पर? तराइन में। तराइन जो है हरियाणा में पड़ता है। और पहला तराइन का युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी ने किसके साथ? PRC यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गए। पृथ्वीराज चौहान विन दिस फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया दोस्तों 1191 में। उसके बाद आता है 1192 का मामला। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में। उसके एक साल बाद गौरी ने अपनी तरफ मिला दिया जयचंद को। जयचंद जो है उस समय कन्नौज के शासक थे। तो कन्नौज के शासक जयचंद को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने अपनी तरफ मिला लिया। और इन दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों, PRC को, पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया दोस्तों। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद होता है बैटल ऑफ चंदावर। कब होता है? 1194 ईस्वी में। बैटल ऑफ चंदावर यानी कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। गौरी ने जयचंद को भी 1194 में हरा दिया। जो 1192 में जयचंद, बेवकूफ़ जयचंद गौरी जी का साथ देकर 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान को हराया, गौरी ने 1194 में जयचंद को खुद हरा दिया दोस्तों। एंड अपॉइंटेड हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गौरी ने अपने जो गुलाम था, स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर अपॉइंट किया दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर शासक बना दिया। वहीं बात करें PRC यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने फाउंडेड किया किला रायपिथौरा। और किला रायपिथौरा इज सिचुएटेड इन द फाउंडेशनल सिटी ऑफ द दिल्ली। तो किला रायपिथौरा इज द फर्स्ट फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, किसने इसकी स्थापना की? पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों। अब आते हैं दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत क्या है दोस्तों? दीवाने बिजारत एक फाइनेंस विभाग है। क्या है दोस्तों? फाइनेंस का विभाग है जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने दीवाने बिजारत की स्थापना की। और एक फाइनेंस विभाग है दोस्तों। वहीं दीवाने अर्ज की बात करें, दीवाने अर्ज एक सेना का विभाग है, आर्मी की देखरेख के लिए बनाया गया। बलबन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और आर्मी की देखरेख के लिए बनाया गया दोस्तों। वहीं दीवाने रियासत की बात करें, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। और मार्केट्स पे चेक रखने के लिए, मार्केट में देखभाल करने के लिए ये दीवाने रियासत बनाया गया दोस्तों। वहीं दीवाने मुस्तक राज की बात करें, दीवाने मुस्तक राज को भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। और दीवाने मुस्तक राज एक रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट था जो दीवाने मुस्तक राज देखता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों कुछ और विभाग की। दीवाने कोई की बात करें, दीवाने कोई को मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT बोलते हैं शॉर्ट में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई को स्थापित किया और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था दोस्तों। वहीं दीवाने खैरात की बात करें, दीवाने खैरात दोस्तों एक चैरिटी विभाग था जहाँ पर गरीब महिलाओं, जो गरीब लड़कियाँ थीं, उनकी शादी की जाती। यानी कि दीवाने खैरात इज़ रिलेटेड टू मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स एंड इट इज़ लाइक ए चैरिटी। तो ये किसने, दीवाने खैरात किसने खोला? दीवाने खैरात जो है स्थापित किया था फिरोज़शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज़शाह तुगलक ने दीवाने खैरात स्थापित किया दोस्तों। वहीं नेक्स्ट आते हैं दीवाने बंदगान की बात करें। दीवाने बंदगान दोस्तों फिरोज़शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था। यानी कि दीवाने बंदगान में बहुत सारे गुलामों को रखने का प्रावधान था दोस्तों। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरह काम किया जाता था। और गुलामों को, सबसे ज़्यादा गुलाम किसके काल में थे? सबसे ज़्यादा स्लेब्स भाई फिरोज़शाह तुगलक के काल में। किसके काल में? फिरोज़शाह तुगलक के काल में ही सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये था एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ आर्मी सिस्टम एंड मिलिट्री सिस्टम द सल्तनत ऑफ तुगलक, खिलजी और मुगल दोस्तों। मुगल नहीं, मतलब सल्तनत काल के ममलूक शासक थे जो गुलाम वंश वालों की दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दीवाने इस्तिकाक की बात करें दोस्तों। दीवाने इस्तिकाक क्या था? दीवाने इस्तिकाक दोस्तों ये फिरोज़शाह तुगलक के द्वारा, दीवाने इस्तिकाक फिरोज़शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया ओल्ड एज पेंशन विभाग था। यहाँ पर जो बुढ़े लोग थे उनके लिए पेंशन की व्यवस्था थी दीवाने इस्तिकाक में दोस्तों। ठीक है, दीवाने इस्तिकाक में क्या थी? ओल्ड एज पेंशन देने की व्यवस्था थी दोस्तों। वहीं बरीद ए ममालिक की बात करें दोस्तों, ये सिकंदर लोधी के द्वारा स्थापित किया गया एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रखने का विभाग था। किसने?
इंटेलिजेंस ऑफिसर रखने का विभाग होता था। बरीद ए ममालिक कहते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को। जो किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी के काल पे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं डायनेस्टी का काल देख लूँ दोस्तों, तो पहले गुलामाई स्लेब्स, ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आता है। कौन सा? खिलजी वंश आता है। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आता है दोस्तों लोधी वंश। उसके बाद आता है सैयद वंश। और इस तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काल किया, यानी कि इसका जो टाइम काल है, टाइम पीरियड है, सबसे लंबा है तुगलक दोस्तों। ठीक है, ये आपका टाइम क्रोनोलॉजी है दोस्तों। पहले स्लेब यानी कि गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद लोधी, उसके बाद सैयद वंश दोस्तों। ठीक है, सबसे कम जो कार्यकाल है वो खिलजियों का है। किसका? खिलजियों का दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक जो विभाग हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। प्रशासनिक विभाग क्या है दोस्तों, इनकी बात करते हैं। दीवाने जो वजारत था वो वित्त यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड था। दीवाने वजारत फाइनेंस की देखरेख करने वाला एक विभाग था दोस्तों। आरएच की बात हम ऊपर कर चुके हैं, ये मिलिट्री यानी कि सेना की देखरेख करने वाला विभाग था। वहीं जो बंदगान थे दोस्तों, बंदगान विभाग होता था वो स्लेव्स और जो पीओडब्ल्यू होते हैं दोस्तों, स्लेव्स और पीओडब्ल्यू यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं, उनकी देखरेख करने वाला और गुलामों की देखरेख करने वाला विभाग था। क्या नाम था इसका? क्या नाम था इसका? बंदगान। ठीक है दोस्तों, क्या था? बंदगान। वहीं इंसा की बात करें, इंसा पोस्ट एंड लेटर्स यानी कि एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का काम करता था इंसा। वहीं जो रिसालत था दोस्तों, रिसालत जो था, रिसालत आपका रिलीजन यानी कि धार्मिक विभाग से रिलेटेड था आपका रिसालत दोस्तों। कोई विभाग क्या था? ये आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड था। मुनिया को दोस्तों स्पाई जासूस बोला जाता है। किसको? मुनिया को स्पाई यानी कि जासूस बोला जाता था, यानी कि ये जासूस का काम करते थे, उन्हें दोस्तों क्या बोला जाता था? मुनिया। ठीक है, आगे आते हैं मुस्तकराज। मुस्तकराज विभाग में दोस्तों ये टैक्स कलेक्शन का यानी कि जो आपका टैक्स था, कर को कलेक्शन करने का काम मुस्तकराज डिपार्टमेंट में होता था। काजी जो होता था जुडिशियल विभाग दिखता था। काजी जो है क्या था? न्यायिक व्यवस्था दिखता था दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे विभाग हो गए। अब दिल्ली सल्तनत की समरी की बात करते हैं। अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की समरी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार पढ़िए। अगर आपको और डिटेलिंग करना है तो हम बाद में बताते हैं दोस्तों, बाकी का इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही पूछा जाएगा कि दिल्ली कैपिटल को किसने बनाया, चालीसा की स्थापना किसने की, इक्ता सिस्टम किसने बनाया। जैसे कि मैं उत्तराखंड के पेपर देख रहा था, उसमें इक्ता सिस्टम की बात की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं खासकर स्टेट पीसीएस में दोस्तों। अब इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों? इल्तुतमिश ने मेड दिल्ली कैपिटल। ये कह रहे हैं कि इल्तुतमिश हैज मेड दिल्ली कैपिटल, यानी कि इल्तुतमिश ने लाहौर से दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, तो लाहौर से राजधानी कहाँ स्थापित की? दिल्ली में। ये की इल्तुतमिश ने दोस्तों। जो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, वहाँ से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई इल्तुतमिश के काल में दोस्तों। वहीं चालीसा को किसने स्थापित किया? चालीसा को जो चहलगामी बोला जाता है, चहलगामी जिसमें 40 नोबल्स होते थे, उनको स्थापित करने का काम इल्तुतमिश ने किया दोस्तों। इक्ता सिस्टम को भी एस्टेब्लिश किया किसने? इल्तुतमिश ने। इक्ता सिस्टम भी इल्तुतमिश के काल में स्थापित हुआ था दोस्तों। इक्ता सिस्टम जो है एक तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है दोस्तों, लैंड से रिलेटेड सिस्टम होता है। और इल्तुतमिश के काल में दोस्तों टंका जैसे कि सिल्वर और जीतल यानी कि कॉपर, ऐसे सिक्के भी छापे गए, ऐसे सिक्के भी ढाले गए दोस्तों। कौन से? टंका जिसको सिल्वर बोला गया और जीतल जिसको कॉपर बोला गया, ये सिक्के भी इल्तुतमिश के काल में ही दोस्तों ढाले गए दोस्तों। इनको टकसाल बनाया गया, इनको ढाला गया इल्तुतमिश के काल में दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आपके बलबन पे। बलबन की बात करते हैं। देखो बलबन बड़ा ही स्ट्रिक्ट था, बड़ा ही सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया इसने। बलबन ने बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था। ठीक है, और बलबन ने बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लिए। एक तरीके से सेंट्रलाइज करने के लिए, अपने पास ताकत को रखने के लिए इसने खुद को खुदा जैसा मान लिया, यानी कि कहता कि राजा जो है खुदा के बराबर होता है, ऐसा बलबन ने माना। अब बात करते हैं चालीसा की पावर जो थी उसको ब्रोक किया, उसको ख़त्म कर दिया बलबन ने। बलबन ने जो चालीसा यानी कि जो चहलगामी थी इसको स्थापित किया था इल्तुतमिश ने, उसको ब्रोक किया बलबन ने दोस्तों। किसने? बलबन ने। वहीं दीवाने अर्ज यानी कि एक विभाग बनाया दीवाने अर्ज, जो किसने एस्टेब्लिश किया था? दीवाने अर्ज दोस्तों एक तरीके का सैनिक विभाग था, सैनिक विभाग था, सैनिकों की देखरेख के लिए बनाया गया विभाग था। उसकी स्थापना की थी बलबन ने। नौरोज एक तरीके का फारसी त्यौहार है दोस्तों। कैसा? फारसी त्यौहार है। ऐसे त्योहारों को लागू करने का काम बलबन को जाता है। सिजदा एंड पेबोस यानी कि सिजदा यानी कि दंडवत प्रणाम करना और जो राजा है, किंग है, उसके हाथों को छूना, इस तरह की प्रथा जो फारसी इराकी तरीके से होती थी, इस तरह की प्रथा भी बलबन के काल में स्थापित की गई थी दोस्तों। ठीक है,
अब आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी पे दोस्तों। किस पे? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी, एक लंबी आर्मी रखी दोस्तों, और वो अपने दास को सैलरी देते थे कैश में। अलाउद्दीन खिलजी हैज़ बीन पेड द सैलरी इन कैश, यानी कि वो ज़मीन लैंड के बदले कैश में देते थे दोस्तों। किसमें? कैश में सैलरी पे करते थे। दाग एंड हुलिया सिस्टम भी लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा? दाग एंड हुलिया सिस्टम। वहीं पहला मेजरमेंट ऑफ लैंड भी किसने शुरुआत की? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में स्टार्ट हुआ। मार्केट के जो चेक्स एंड स्पाइसीज थे, मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन करना, मार्केट को सुधारीकरण करना, ये काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। वहीं अमीर खुसरो अलाउद्दीन काल के, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से एक बहुत बड़े कवि हैं दोस्तों। ठीक है, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से एक बहुत बड़े पोएट रहे हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से। कौन? अमीर खुसरो। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्तों। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पे आ जाते हैं, देखते हैं इनका क्या है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मोरक्को से, कहाँ से? मोरक्को से। इब्न बतूता जो मोरक्को था, अफ्रीकन यात्री था, मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक काल में ही आया था, और इसने दीवाने को ही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की, दीवाने कोई विभाग की। वहीं सौंदर और तकावी जो एग्रीकल्चर लोन होते थे, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सौंदर और तकावी दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर लोन है इनको भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिया गया, यानी कि एग्रीकल्चर लोन्स को प्रोवाइड किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक पे दोस्तों। इन्होंने एकता को हेरिडिटी बना दिया। उससे पहले एकता सिस्टम दोस्तों वंशानुगत नहीं था, हेरिडिटरी नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया। ठीक है, और सोल्जर्स को ये पेड करते थे लैंड दोस्तों, कैश नहीं देते थे। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी जो सोल्जर होती थी, सेना के जो सिपाही होते थे, उनको कैश में अपनी उनकी सैलरी पेड करते थे। बट फिरोज शाह तुगलक ने लैंड देना शुरू कर दिया, यानी कि लैंड का एक भाग दे दिया था जिससे सैनिक अपनी रख रखाव, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी करते थे दोस्तों। और फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को ब्राह्मण और वुमेन्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि जजिया ब्राह्मण्स और वुमेन्स पे भी फिरोज शाह तुगलक के काल में लगा दिया गया दोस्तों। इनके काल में एक कवि थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बरनी, राइटर थे, लेखक थे। इन्होंने लिखी तारीख़ फिरोज़ाई और फतवाए जहांदीरी दोस्तों। फतवाए जहांदीरी और तारीख़ फिरोज़ाई जियाउद्दीन बरनी ने किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक के काल में ही लिखी दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत पे, बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की दोस्तों। अगर देखा जाए 4 से 5 यानी कि 4 of 5 दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज़ वर टर्किश, यानी कि 5 में से जो 4 दिल्ली की डायनेस्टीज़ हैं, वंश हैं, वो टर्किश हैं, जो तुर्क हैं, जो कहाँ से? तुर्की से आए हुए हैं दोस्तों। एक्सेप्ट लोधी वंश को छोड़कर, क्योंकि लोधी जो है अफगान शासक थे, अफगान वंश से आए हुए हैं दोस्तों। बाकी की जो 4 डायनेस्टीज़ हैं वो दिल्ली की टर्किश वंश से रिलेटेड है। कहाँ से? टर्की से दोस्तों। ठीक है, अब पहली डायनेस्टी की बात करते हैं, वो है स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी, जिसने 1206 से 1290 तक राज किया दोस्तों। 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी के 1194 में चंदावर का युद्ध जीतने के बाद जयचंद को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी लाहौर से, कहाँ से? लाहौर से अपना शासन चला रहा था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक डायरेक्ट शासन कर रहा था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पे। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल 1206 से 10 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 10 तक देखभाल की। और कुतुब मीनार जो महरौली में स्थापित है, इसकी स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसका जो बेसमेंट एरिया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, और इसके जो 3 फ्लोर हैं इल्तुतमिश ने बनवाए। चौथा और 5वां जो फ्लोर है कुतुब मीनार का दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया दोस्तों। कौन सा? चौथा और 5वां फ्लोर दोस्तों। ठीक है, वहीं अलाई दरवाज़ा की बात करें, अलाई दरवाजे को दोस्तों इसमें ऐड किया अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में महरौली में दोस्तों। अलाई दरवाज़ा इज एडेड बाई अलाउद्दीन खिलजी इन कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली। वहीं पहला इंडियन मोनूमेंट की बात करें, इट मेड बाई इस्लामिक मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये कुतुब मीनार पहला इस्लामिक मेथड से बनाया हुआ मोनूमेंट था। आफ्टर सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके बाद 2 और मस्जिदों का, 2 और मॉस्क का निर्माण कराया। एक थी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है, दूसरी थी
कुब्बत उल इस्लाम दोस्तों, कहाँ, जो दिल्ली में स्थापित है दोस्तों। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। और इसके जो पैट्रन राइटर्स थे यानी कि जो संरक्षक थे इसके काल में, जिनको पैट्रोन प्राप्त था, वो थे हसन उन निजामी। क्या नाम था? हसन उन निजामी दोस्तों। हसन उन निजामी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में थे, उन्होंने लिखा ताज उल मसीर। ताज उल मसीर हसन उन निजामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वहीं फखरुद्दीन ने लिखा तारीख मुबारक शाही। किसने? फखरुद्दीन रोट तारुक मुबारक शाही। जो तारीख मुबारक शाही है दोस्तों, वो क्या है? फखरुद्दीन ने लिखी दोस्तों। और ये भी क्या थे? पैट्रॉन्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और देख, हाँ, और कुतुबुद्दीन ऐबक हैज़ बीन डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में, ऐसा माना जाता है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम इल्तुतमिश पे। ठीक है, इल्तुतमिश पे आते हैं। 1210 से 1235 का काल है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 1210 से 35 का। अब लाहौर से दिल्ली कैपिटल बनाया इल्तुतमिश के काल में, इन प्लेस ऑफ लाहौर। और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश को बुलाया था, यानी कि रियल फाउंडर इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और वहीं इसने अपॉइंट किया तुर्कान चैलगानी, जिसे चालीसा बोला जाता था, जैसे कि ऊपर बात की, जिसमें 40 नोबल होते थे दोस्तों। 40 नोबल, उन्हें उमरा बोला जाता था। क्या? उमरा। और उलेमा जो होते थे वो ऑर्थोडॉक्स इस्लामी स्कॉलर्स होते थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानकारी होती थी। वहीं इसने क्या किया? मंसूर यानी कि जो ट्रिब्यूट भेजती था खलीफा को, टर्की के खलीफा को, यानी कि जो ट्रिब्यूट भेजने का काम भी इल्तुतमिश ने किया। यानी कि इल्तुतमिश सेंट मंसूर, मंसूर एक तरीके का ट्रिब्यूट है, एक तरीके का मतलब नजराना है, जो खलीफा को भेजा टर्की में। और दीवाने बिजारत जो कि एक फाइनेंस विभाग था, उसकी भी स्थापना की थी किसने? इल्तुतमिश ने दोस्तों। और इल्तुतमिश हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम। और इक्तादारी सिस्टम क्या था? उस समय नॉन हेरिडेटरी था, यानी कि वंशानुगत नहीं था। और ये दोस्तों FST फिरोज शाह तुगलक के काल में इसको हेरिडेटरी बना दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के काल में नॉन हेरिडेटरी था, मिलिट्री और रिवेन्यू पर्पज से दोस्तों। इक्ता मतलब मीजर ऑफ लैंड, मीजर ऑफ लैंड यानी कि जो एक तरह की यूनिट होती थी दोस्तों। कुछ यहाँ और यूनिट हैं और इसके इंचार्ज की बात हो रही है, इस पर बात कर लेते हैं। क्या है ये? देखो, इक्ता को हेड करने वाला, इंचार्ज करने वाला इक्तादार कहलाया। सिख को हेड करने वाला सिखदार या सिखदरान कहलाया। परगना को हेड करने वाला सिखदार कहलाया। और गांव को हेड करने वाला दोस्तों चौधरी कहलाया। तो गांव से लेके जाओ, पहले गांव के बाद परगना और सिख, फिर इक्ता। यानी कि पहले गांव था, कई गांव मिलके बने परगना से मिलकर बना सिख, और सिख से मिला इक्ता। और इक्ता को हेड करता था इक्तादार, सिख को हेड करता था सिखदार सिखदारन, और परगना को हेड करता था सिखदार, और गाँव को हेड करता था चौधरी दोस्तों। ठीक है, वहीं खालिसा लैंड की बात करें, खालिसा जो भूमि होती थी, जो डायरेक्ट कंट्रोल होता था सुल्तान का, यानी कि खालिसा लैंड इज डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, कम्स अंडर द सुल्तान। इक्ता लैंड होती थी दोस्तों, वो मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जाती थी, वो इक्तादार हेड करता था। वहीं इनाम लैंड होती थी, जो इनाम नाम से लैंड होती थी, जो असाइन की जाती थी किसी रिलीजियस लीडर के लिए, जो धार्मिक काम करता था, उसको असाइन करने का काम वो होती थी इनाम लैंड दोस्तों। कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। क्या है? एक मिनट। हाँ, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन था देखते हैं। जो मजलिस ए खिलाफत है दोस्तों। क्या है? मजलिस ए खिलाफत। एक मिनट, इसको मिटा दूँगी, क्या लिख गया है। ठीक है, चलो हटाओ इसको। हाँ, तो क्या था? मजलिस कहलावत। मजलिस कहलावत कहलाता कैबिनेट की तरह दोस्तों, ये कैबिनेट की तरह होता था मजलिस कहलावत। वहीं मीर ए इंसा होता था करस्पोंडेंस एंड लेटर विभाग, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की देखभाल होती थी, जिसको विदेश मंत्रालय के हिसाब से देखा जाता, मीर ए इंसा कहलाता था। क्या? मीर ए इंसा दोस्तों। वहीं मीर ए अर्ज क्या होता था? आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला मीर ए अर्ज कहलाता था। वहीं बात करें सद्र उस सुदूर होता था दोस्तों, जो चैरिटी और रिलीजियस चैरिटियाँ देखता था, उसका हेड सद्र उस सुदूर। और जो रिलीजियस एंडोमेंट देता था मदरसों को, उसकी देखरेख करने वाले को सद्र उस सुदूर कहते थे दोस्तों। ठीक है, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना दोस्तों।
अब अगर बात करें इल्तुतमिश के काल में इंट्रोड्यूस किया गया नया कॉइनेज सिस्टम, नए सिक्के जारी किए गए, टंका जो कि सिल्वर का होता था और जीतल जो कि कॉपर का होता था दोस्तों। एंड ही सेव्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रेत ऑफ चंगेज खान। अगर बात करें कि चंगेज खान के रेत से, उसके डर से, उसके आक्रमण से किसने बचाया? इल्तुतमिश ने। क्यों चंगेज खान के आक्रमण से बचाया दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने? बिकॉज इल्तुतमिश रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज्म शाह। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को शेल्टर देने से मना कर दिया था दोस्तों। और इसके पैट्रोनज कौन थे? इसके जो राज कवि होते थे, मिनाज उस सिराज, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मिनाज उस सिराज दोस्तों इसके पैट्रोनज थे इल्तुतमिश के दोस्तों। किसके? इल्तुतमिश के पैट्रोनज थे मिनाज उस सिराज। उन्होंने लिखी तबकात नासरी। क्या लिखी? तबकात नासरी। तबकात नासरी रोट बाई मिनाज उस सिराज एंड ही इज़ द पैट्रोनेज ऑफ इल्तुतमिश दोस्तों। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। देखो रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक है। अल्तुनिया राजिया की लव स्टोरी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। देखो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जिससे कि आपको बॉडी को आपकी जो कंटेंट है उसको एनहेंसमेंट मिलेगा और आपका अपने दोस्तों तक पहुँच बनेगी। शेयर कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कीजिएगा दोस्तों। आप जो नहीं कर रहे हैं इससे हम्बल रिक्वेस्ट, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इतना अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं। मिडेवल इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो हम अच्छे से और भी कंटेंट तैयार करके आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे की वीडियो में रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक और रजिया सुल्तान से क्या हुआ, अल्तुनिया रजिया की लव स्टोरी, इन सब पर बात करेंगे दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नाउ जय हिंद दोस्तों।